और ब्रेकिंग एट 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जी हां, जम्मू कश्मीर में प्रशासन आतंकियों और उनके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा और कई जिलों में अवैध निर्माणों की पहचान भी कर ली गई है। 100 से अधिक अवैध निर्माण पहचान लिए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। आतंकियों और उनके साथियों के अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बेहद अहम खबर जिस पर आपको अपडेट दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आतंकियों और उनके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। कई जिलों में इस तरह के अवैध निर्माण की पहचान भी कर ली गई है। 100 से ज्यादा ये अवैध निर्माण हैं जिनकी पहचान की गई है। आतंकियों और उनके साथियों के ये अवैध निर्माण हैं जिनकी पहचान की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नकेल कसने की तैयारी है और इस तरह के जो अवैध निर्माण किए गए हैं कहीं ना कहीं कमर तोड़ने की बेहद अहम इस पहल को देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सबसे पहले उस पूरे ढांचे को नेस्त नाबूद करना है जिसकी वजह से इन आतंकियों की कहीं ना कहीं से मदद होती रही है। डिटेल्स चाहेंगे? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। प्रशासन आतंकियों और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अवैध अतिक्रमण, निर्माण को तोड़ा जाएगा। कई जिलों में अवैध निर्माण की पहचान की गई है। 100 से अधिक अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, यानी उनको पहचाना गया है। आतंकियों और उनके साथियों के अवैध निर्माणों को पहचाना गया है। रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये इस वक्त की खबर है, क्या कुछ इसके ताल्लुक से डिटेल्स हैं? देखिए हिना, काफी इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है और इसका काफी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों ने और आतंकवाद समर्थक जो लोग हैं उन्होंने कई जगहों पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, सरकारी जमीनों पे, सरकारी प्रॉपर्टी पे, उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही उराफ शेख नाम के एक आतंकी जिसे कटरा बस में आईडी एक्सप्लोजन, जम्मू नरवाल आईडी एक्सप्लोजन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था जी, उसके इलीगल कब्जे से उसका जहां पर घर बना था रियासी के डिस्ट्रिक्ट में, उसे डिसमेंटल किया गया, क्योंकि जब वहां पर पेपर्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की छानबीन की गई तो ये पता चला कि वो जो घर है वो इलीगली एनक्रोच लैंड पे बना था, स्टेट लैंड पे बना था। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक अहम फैसला किया हुआ है कि जितने भी आतंकवादी हैं या आतंकवादी समर्थक हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी अवैध निर्माण किया है, अवैध एनक्रोचमेंट की है, वहां पर अब जो है वो जमीन या जो उसे वकेट किया जाएगा। लगभग 100 ऐसी जो जगहें हैं वो आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर ली गई हैं जहां पर अब ये बुलडोजर चलेगा और इस बुलडोजर का मकसद ये होगा कि जो आतंकवादी समर्थक हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पे इलीगली कब्जा करके रखा है उसे वहां से वकेट किया जाए, उसे वहां से जो है वहां से उस जमीन को वापस लिया जाए। कई हजारों कनाल जमीन है जो कई गांवों में, कई शहरों में जहां पर आतंकवादी समर्थकों ने, आतंकवादी सिंपथाइजर्स ने वो कब्जा करके रखी है। उसे रिट्रीव करने का ये जो फैसला है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर प्रशासन का, कॉमन जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो एक विक्टिम है जो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि गन की जो बंदूक उठा के या डरा धमका के सरकारी जमीन पे कब्जा किया जाता था, पिछले 30-35 साल से ये जो काम है ये चल रहा था। लेकिन अब LG प्रशासन ने ये फैसला कर लिया है कि इस पे अब जो फुल स्टॉप है वो लगने का टाइम आ गया है, इसलिए अब उन पे कार्रवाई की जाएगी और वो सारी जो जमीनें हैं जिसपे इलीगली
ऑक्यूपाई किया है उसे वहां से रिट्रीव किया जाएगा। जी हिना जी बिल्कुल तेजन जी, ये तो रही वो अहम तफसीलात जो हमने अपने दर्शकों को दी हैं। तेजन जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि इस तरह के अवैध निर्माण किए जाते रहे, बेखौफ होकर किए जाते रहे और कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल मुल्क के खिलाफ ही किया जाता रहा। अब उस ढांचे को नेस्त नाबूद करने की ये कवायद है। और दूसरी चीज, आम लोगों को भी ये समझना होगा कि जब ये अवैध ढांचे जो है ढाए जाएंगे, तभी तो उनके काम के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी तरक्की के लिए यहां पर जो तामीरी काम है वो किए जा सकते हैं। इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए हिना, जम्मू कश्मीर का जो आम नागरिक है वो ये चीज समझ चुका है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है वो पीस, तरक्की का रास्ता पीस से होके गुजरता है। जी। जम्मू कश्मीर का आम नागरिक पीस चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, रोजगार चाहता है, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन ये आतंकवादी जिन्होंने गन उठा के सरकारी जमीनों पे, लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, वो कश्मीरी ये जानता है कि ये लोग उनके दोस्त नहीं दुश्मन है। जिसने गन उठाई, अगर कहीं पर सरकारी जमीन पे कब्जा किया, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पर जो डेवलपमेंट के काम होने थे, कहीं पर स्कूल बनना था, कहीं पर हॉस्पिटल बनना था, तो वो नहीं बन पाया क्योंकि पिछली सरकारों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही थी, उनकी कमजोरी थी जो सामने आई। लेकिन अब आगे चल के एक ये जो फैसला लिया गया है कि अब बहुत हो गया, अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पे जो है एक्शन लिया जाएगा। लोग इस चीज को वेलकम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक जो हैं वो इस तरह के हर एक मूव को वेलकम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से इन आतंकवादियों ने, आतंकवादी समर्थकों ने न सिर्फ सरकारी जमीन पे कब्जा किया, लेकिन लोगों को लूट के पाकिस्तान से पैसा लेकर आलीशान बंगले उन सरकारी जमीनों पे बना लिए और उनको ये भ्रम था कि हम पे कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है या जम्मू कश्मीर प्रशासन है, उन्होंने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अब एक्शन लिया जाएगा और कोई भी जो है। जी बिल्कुल तेजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और इस वक्त की अहम खबर ब्रेकिंग एट 10 में आपको दे दें, कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूथ 20 परामर्श बैठक, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन के लिए वहां पर मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन और आपदा की तीव्रता को घटाना विषय है। Y20 युवाओं को अपने दृष्टिकोण और विचार व्यक्त करने के लिए प्रदान करता है ये मंच। आपको बताएं कि 9 देशों के 17 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। तो एलजी मनोज सिन्हा इस अहम बैठक में मौजूद हैं। बेहद अहम इस अहम बैठक को माना जा रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूथ 20 यानी Y20 ये जो बैठक है, Thank you, Honorable Chancellor Shri Manoj Sinha ji and Honorable Vice Chancellor, University of Kashmir, Professor Nilofer Khan. I once again request the Honorable Vice Chancellor, University of Kashmir, Professor Nilofer Khan, to present a bouquet shawl and memento to Advisor to Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir, Shri Rajiv Rai Bhatnagar ji. Thank you, Honorable Vice Chancellor, Professor Nilofer Khan and Shri Rajiv Rai Bhatnagar ji. I now request the worthy Registrar, Dr. Nisar Ahmed Mir, to conduct the Principal Secretary, Higher Education Department, Union Territory of Jammu and Kashmir, Shri Alok Kumar ji,
to the dais, and I request the Honorable Vice Chancellor, University of Kashmir, Professor Neelofar Khan, to felicitate Shri Alok Kumar Ji. Shri Alok Kumar Ji. Thank you, Honorable Vice Chancellor. Thank you, Shri Alok Kumar Ji, and Registrar Dr. Nisar Ahmed Mir. I now request the convener, Y20 University of Kashmir, Professor Manzoor Ahmed Shah, to present a bouquet. I think it's really important that it's actually held here because this is a very ecologically sensitive part of the world. And I think we need to emphasize that we need to work together, and especially we have here representatives for the youth, and it's their future, is their world, so we like to make that happen and give them hope. So this event is very important for me as climate change affects agriculture in several ways and biodiversity as well. I'm very excited to be here, I'm very honored. We had already a few days here in Kashmir and could admire the wonderful surroundings, the nature and the culture. I believe that this event is definitely going to be a game changer because how they are connecting with the youth and are actually building an impact, building the awareness based on climate change is something that is quite necessary and essential for this time being. Prakash Paswanji, Senior Faculty from Patna University. I now request the Dean Students Welfare Professor Anisa Shafi to present a bouquet, shawl and memento to Honorable Khan. और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास 2 आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी सहयोगियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15 पिस्टल राउंड, 25 AK-47 राउंड, 1 IED और 2 हैंड ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेरा तोड़ने के प्रयास में भागने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन सतर्क सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया। ब्रेकिंग एट 10 में इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर से आपको दे रहे हैं, जिस पर लगातार नजर है एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से। बारामूला और बडगाम में एनआईए की छापेमारी की गई है। बारामूला में 4 जगहों पर छापेमारी की गई है। कानिसपुरा, सांगरी कॉलोनी, सैयद करीम और तौहीदगंज में ये छापेमारी की गई है। बडगाम में भी अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। तो कई अहम मुकामात, अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक तकरीबन 10 मुकामात पर एनआईए की ये छापेमारी की गई है। कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से बारामूला और बडगाम में छापेमारी की गई है। बारामूला में 4 जगहों पर, कानिसपुरा, सांगरी कॉलोनी, सैयद करीम और तौहीदगंज में छापेमारी की गई है। वहीं बडगाम में भी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी एनआईए की गई है। के मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। जिस तरह से आपको पता है, जमात इस्लामी से वाबस्ता जो अफराद हैं उनके यहाँ ये रेड आज एनआईए कर रही है। हम आपको बता दें, हम जवालापुरा में हैं, यहाँ पर एनआईए की टीम के साथ साथ पुलिस के अफराद भी मौजूद है। आप देखिए, ये इलाका है, ये उस मकान की गली है। और आपको पता है, माजी की अगर हम बात करेंगे, इस तरह की अगर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती थी
तो कहीं ना कहीं पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। लेकिन आप देखिए आराम से जो मकामी लोग हैं वो इस कार्रवाई को देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्पॉट की विजुअल्स दिखाना चाहता हूं। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा, ये बेसिकली जो आप सामने मकान देख रहे हैं, यहां पर एनआईए की टीम अंदर गई है, अंदर पूछगछ चल रही है। अंदर जो मोहम्मद शफी है उसके यहाँ ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। एनआईए की टीम अंदर गई है और अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर तलाशी कार्रवाई के साथ साथ जो है इन अफराद की, जो इस मकान के रहने वाले हैं, उनसे सवालात किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है जिस तरह से सरकार की पॉलिसी है टेरर एक्टिविटीज के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर चुकी है, उसी तरह की ये कार्रवाई यहाँ पर है। एनआईए की टीम बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर ये कार्रवाई अंजाम दे चुकी है। जैसे हमने देखा सूबे के धारमुरा में या चाडरा में, खुशरू में थी, ये हाजुरा में चाडरा की ये एरिया है, और बडगाम का जवालापुरा और बडगाम के फॉल्सल में भी जो एनआईए की टीम है उन्होंने सुबह ही इन इलाकों में रेड की। जो जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद है उनको क्वेश्चनिंग की, उनसे सवालात किए और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दीगर दस्तावेजात है वो चेक किए। मकसद यही है जो भी टेरर एक्टिविटीज में मुलवस है या जो भी टेरर एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है उन पर पूरी तरह से कदगन लगाने की कोशिश कर रही है। माजी में हमने देखा कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है और आज ये कार्रवाई यहाँ जवालापुरा बडगाम में भी हुई है। और जवालापुरा के साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये आपको ये तस्वीरें आप फिर से देखिए, इस मकान में ये कार्रवाई चल रही है। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मकामी लोग आराम से इस इलाके में चल रही है। और बिल्कुल जैसे मैं आपको पहले ही कहा, ये जवालापुरा बडगाम से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर एनआईए ने आज छापामारी की। न्यूज़ 18 के लिए जवालापुरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हुसैन बडगाम से, सज्जाद हुसैन बारामूला से। आबिद, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ है इस वक्त की तफसीलात? आबिद से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे राबता तो हो गया है लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। सज्जाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त की क्या कुछ है तफसीलात आपके पास? जी हिना, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है और तफसीलात यह है कि अभी भी रेड जो है चल रही है। 4 जगहों पे, बारामूला टाउन के करीब 4 जगहों पे रेड चल रही है। मैं आपको थोड़ा तफसीलात दूं। इसमें अब्दुल खालिक रेगू हैं, जावेद अहमद दोबी हैं, शोएब अहमद हैं और ये बारामूला टाउन के ही आसपास रहने वाले हैं। और इनके हाँ जो है रेड चल रही है, अभी भी जारी है और कहा जा रहा है कि जो अफराद खाना से उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या जो भी पेपर्स हैं या जो भी दस्तावेजात हैं उनको चेक किया जा रहा है। हमें अभी इत्तला मिली है कि 2 जगहों से कोई दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनमें कंप्यूटर्स हैं या फोन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको जब्त किया गया है। और तफसीलात के मुताबिक 2 जगहों पे ये उन्होंने एनआईए ने अपने साथ लिए हैं और बाकी जगहों पर रेड बराबर जारी है। अपराधी खाना से जो है पूछताछ चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जमात इस्लामी या हुर्रियत से रिलेटेड जो है लोग उन्हीं जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, छापेमार कार्रवाई है, क्वेश्चनिंग की जा रही है और अभी तक 2 जगहों पर ये हमारी तफसीलात के मुताबिक जारी है। जी है ना सज्जाद, जिस तरह से आपने तमाम तर तफसीलात फराहम की है, बेहद अहम इनको माना जा रहा है और हम बात करने की कोशिश करेंगे। आबिद हुसैन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त की डिटेल्स आपसे चाहेंगे। जी ना, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको कहा कि बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। एनआईए की टीम अलग सुबह बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर गई, जैसे दाहरमुरा, सहबुब, चाडोरा में कई इलाके, हांजुरा, नमताहाल, वहां पर यह कार्रवाई हुई। एनआईए की टीम सुबह इन इलाकों में गई और जो भी जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद थे उनके घरों पे ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई।
मकसद यही है कि जो भी टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस है या जो भी मिलिटेंसी की कार्रवाइयां हैं उन पर कदम लगाने की कोशिश की जा रही है। इन अफराद के यहाँ आज एनआईए की टीम ने जो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है और इसके अलावा जो दीगर दस्तावेजात है वो चेक किए और साथ ही पूछगछ की, क्योंकि कई मकामात पर जैसे माजी में भी हमने देखा मुख्तलिफ मकामात पर यह कार्रवाई अंजाम दी जा चुकी है और आज बड़गाम के भी मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए की टीम गई है और ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। हालांकि कुछ मकामात पर तो ये कार्रवाई अब खत्म हुई है, लेकिन कई मकामात पर अभी भी ये कार्रवाई जारी है। एनआईए की टीम के अलावा पुलिस के एहलकार इन इलाकों में गई है, इन अफराद खानों में गई है और जो जमात इस्लामिया की ये जो आज रेड थी ये उन अफराद पे थी जो जमात इस्लामिया से वाबस्ता है, उन पर थी ये रेड। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जिस तरह से सरकार की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस वो इख्तियार कर चुकी है और लगातार इस तरह की जो ये कार्रवाई है वो तेज हुई है। माजी में भी हमने देखा है टेरर फंडिंग मामलों में एनआईए की टीम ने रेड्स की और आज जो ये रेड थी ये खासकर उन अफराद के यहाँ हुई जो जमात इस्लामिया से वाबस्ता है। जी हिना। आबिद, जहां पर ये एनआईए की रेड खत्म हो गई है वहां के ताल्लुक से जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ वहां की तफसीलात हैं, कौन से वो इलाके हैं और कहां पर अभी ये रेड जारी है? हालांकि हिना जवालापुरा और धरमोना में ये रेड अभी जारी है और जो तफसीलात है हांजुरा जो चाडोरा है वहां पर सुबह जो रेड हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। वही नमताल में भी वहां पे ये रेड खत्म हो चुकी है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि क्या कुछ वहां से निकल कर आया, लेकिन बहुत जल्द जो एनआईए की टीम है वो अपनी प्रेस रिलीज जारी कर सकती है और उसमें पूरी तफसील दी जा सकती है कि इन मकानों में जहां पर ये कार्रवाई हुई है वहां से क्या कुछ उन्हें निकल कर आया है। वो एनआईए अपने जो प्रेस रिलीज है उसमें जारी किए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या उन्हें सीज किया जाता है या जो कुछ दीगर दस्तावेज होते हैं उन्हें सीज किया जाता है, या माजी में हमने देखा कुछ अफराद को एनआईए की टीम अपने साथ उठाती है क्वेश्चनिंग के लिए, लेकिन अभी तक इस तरह का यहां पर कुछ भी सामने नहीं निकल कर आया है। लेकिन जो जिस तरह से हमने देखा अभी इससे पहले भी हमने आपको स्पॉट की विजुअल्स दिखाई। खास बात इन रेड्स में ये रही हिरा कि आराम से ये रेड चल रहे, क्योंकि माजी की अगर हम बात करें कि जब इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जानी थी तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती थी। लेकिन आज आपने भी देखा, नाजरीन ने भी ये तस्वीरें देखी, एनआईए की रेड चल रही है और लोग अपना काम आराम से कर रहे हैं और उस कार्रवाई को देख रहे हैं। ये खाली जवालापुरा की ही तस्वीरें नहीं थी, दारमोना या नमताल या हांजोरा में जहां कहीं भी ये रेड आज हुई या फालसम में, तो वहां पे इसी तरह की सरगर्मी देखने को मिली। लोग आराम से इस कार्रवाई को देख रहे हैं और एनआईए अपना काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल आबिद हुसैन, बेहद अहम ये जानकारी है। रुक करना चाहेंगे सज्जाद हुसैन का। सज्जाद, आपसे जानना चाहेंगे, कई अहम इलाके हैं जहां पर एनआईए की कार्रवाई की गई है, वहां पर खास तौर पर अभी तक क्या कुछ तफसीलात निकलकर सामने आई है, क्योंकि बहुत जरूरी है इन तफसीलात को जानना कि किस तरह से एनआईए की ये कार्रवाई अलग सुबह से ही जारी है। जी हिना, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि 2 जगहों पर रेड मुकम्मल हो गई है और वहां पे कुछ दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, फोन, लैपटॉप्स अपने साथ ले गए हैं और क्वेश्चनिंग के बाद पूरा 3 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद जो अहल खाना है उनसे पूछताछ की गई है और बाकी 2 जगहों पर रेड अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है। वहां पे जो अहल खाना है उनके मोबाइल फोन या लैपटॉप या जो भी दस्तावेजात उनके घर में मिल रहे हैं, बिल्कुल सीआरपीएफ पुलिस भी एनआईए की टीम के साथ है और पूरा चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई जो है एंटी जो है एंटी जो है वो चीज तो नहीं मिल रही है वहां पे, और जो भी गैजेट्स हैं उनको पूरी तरह से चेक करके अपने साथ ले गए हैं और बाज़ाब्ता तो रसीद दे के गए हैं। और ये देखा जा रहा है कि जो है इन अफराद जिनके खिलाफ केस दर्ज हैं, इन अफराद की मुलविस होने की कहां तक गुंजाइश है और कहां तक ये मुलविस हैं। जो पिछला अनरेस्ट हम देखते हैं या 2019 या 2019 या 2016 में देख रहे हैं हम कि इनका ताल्लुक किस हद तक इन अनरेस्ट में था। जी है ना सज्जाद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की इस तरह की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, कितनी अहम इस आज की कार्रवाई को माना जा रहा है?
टेरर फंडिंग में मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी की गया है एनआईए की जानिब से, कई लोगों पे केस भी चल रहे हैं। तो आज की कार्रवाई काफ़ी अहम है क्योंकि जमात इस्लामी हो या हुर्रियत के मुंसलिक, जो हुर्रियत या जमात इस्लामी से मुंसलिक लोग रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई जारी है और केस पहले से दर्ज किया हुआ है और आज इस जो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी है ना जी सज्जाद। आबिद, आपका हम रुख करना चाहेंगे, खास तौर पर अगर बडगाम और आसपास के इलाकों की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की या दूसरी जो एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई जारी है। बेहद अहम हो जाता है ये समझना कि उस पूरे ढांचे को कहीं ना कहीं यहां पर ध्वस्त करने की जानिब अहम कदम है, जिसके ऊपर अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। इस पूरे सिनेरियो में आपसे एनालिसिस चाहेंगे आज की एनआईए की इस कार्रवाई का। बिल्कुल है ना, ये वाज़ह है आला ओहदेदार से लेकर सिक्योरिटी की जो भी आला ओहदेदार है उनकी लगातार जब भी उनसे बात होती है मिलिटेंसी के रिलेटेड, उनका जवाब यही रहता है कि मिलिटेंसी को, जो कश्मीर में मिलिटेंसी है वो अब आखिरी मरहले में है, यानी आखिरी सांसें ले रहा है। तो उसी के मुताबिक जो ये कार्रवाइयां हो रही है, कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे उन स्टेटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश की जा रही हो और जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी से रिलेटेड नेटवर्क है उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि OGWS का जो खास इसमें नेटवर्क रहता है, कहीं ना कहीं छोटे अफराद से लेकर बड़े अफराद तक ये एक नेटवर्क सा बन जाता है। लेकिन जिस तरह की ये कार्रवाई है, कहीं ना कहीं उस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब ये नेटवर्क खत्म हो जाता है तो जो मिलिटेंट एक्टिविटीज में मुलव्वस अफराद है, जो एक्टिव मिलिटेंट्स है, उनकी नेटवर्क कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। जब कम्युनिकेशन खत्म होगा तो यकीनन जो मिलिटेंसी का दौर है यहां पर वो खत्म हो जाएगा। सरकार इस बात को यकीनी बनाना चाहता है, छोटा सा भी छोटा अफराद इन कार्रवाई में अगर मुलवस हो उसके यहां जाती है, क्वेश्चनिंग की जाती है और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाती है कि सबूत इकट्ठे किए जाए ताकि जो स्टेटमेंट्स है और यकीनी ये बनाया जाए और बहुत जल्द जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है ये यकीनी बनाया जाने की कोशिश की जा रही है कि उस नेटवर्क को खत्म करके यहां पर जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी से फ्री किया जाए। बिल्कुल आबिद, बिल्कुल। तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार जो तफसीलात हैं उस पर भी नजर बनी रहेगी। आबिद हुसैन आपका, सज्जाद हुसैन आप दोनों साथियों का यहां बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास 2 आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी सहयोगियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15 पिस्टल राउंड, 25 AK-47 राउंड, 1 IED और 2 हैंड ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेरा तोड़ने के प्रयास में भागने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन सतर्क सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख DGP दिलबाग सिंह ने जिला मुख्यालय रामबन के कहूबाग में जियोमेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ IGP जम्मू मुकेश सिंह, DIG DKR रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता और SP रामबन मोहिता शर्मा मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह
तो ब्रेकिंग एट 10 में वो अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूथ 20 परामर्श बैठक के ताल्लुक से, जहां एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन और आपदा की तीव्रता को घटाना इसका विषय है। Y20 युवाओं को अपने जो उनका नुक्ता नजर है, उनके ख्यालात हैं, उसको यहां पर व्यक्त करने के लिए मंच देता है। We have to understand that this year 2023 is a very crucial, it's a very significant year. We have just come out of a global pandemic and we have seen how things changed drastically. We have seen how India took a global leadership position. And why 2023 is an important year. G20 we are all part of is being hosted in India. The Shanghai Cooperation Organization is being hosted in India. On the initiative of Honorable Prime Minister, the United Nations is celebrating the International Year of Millets, which is again a very crucial step. We are the world's largest democracy, and the consultations have been the foundation of any democracy. When the Honorable Prime Minister says that we are not only the world's largest democracy, we are also the mother of democracy in the world, in the history of the world. You look at any of our foundational epics, you look at our Upanishads, you look at our Mahabharata, you look at our Ramayana, it is all a product of dialogue, a product of discussion, a product of disagreements. And we respect disagreement. We value dissent. That is what makes us a special democracy. And I'm sure in the next couple of days on the theme of sustainability. And why is it important? And why is it important here to discuss about the theme among the young leaders? And when I say young leaders, I am of the firm opinion, you are not the leaders of future. You are not the leaders of tomorrow. I firmly believe that you are the leaders of today and you will decide the shape of the new world order. All of you are sitting here in your respective areas. We are going to discuss multiple initiatives on a global scale that we are leading. You look at the CDRI, the Coalition of Disaster Resilient Infrastructure. India has initiated and multiple partners have come and joined in. You look at the International Solar Alliance. The vision of the Honorable Prime Minister is such that he has to take everyone together. And why? अहम खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे दें, जहां स्कूल शिक्षा बोर्ड के परिणाम मई के आखिरी सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। ये रिजल्ट कोर्ट के आदेश से पहले 10वीं और 12वीं के नतीजे, पहले 12वीं और फिर 10वीं परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। आपको बताएं कि कोर्ट ने 15 जून तक दी है परीक्षा परिणाम के लिए समय अवधि। पिछली बार 18 जून को घोषित हुआ था 12वीं परीक्षा का परिणाम। वहीं 10वीं की सालाना परीक्षा का परिणाम यानी रिजल्ट 28 जून को आया था। तो अहम खबर रिजल्ट के ताल्लुक से है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट महीने के आखिरी सप्ताह में इनका ऐलान किया जाएगा। ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर सुक्खू सरकार में सीपीएस के मामले के ताल्लुक से है। सीपीएस के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। अदालत के फैसले से पहले तमाम सीपीएस अपना इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बताएं कि सुक्खू सरकार में 6 सीपीएस हैं। कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, बैजनाथ से किशोरी लाल, दून से रामकुमार, अर्की से संजय अवस्थी, पालमपुर से आशीष बुटेल और रोहड़ से मोहन लाल ब्राक्टा सीपीएस है। और अब इनकी इस्तीफों की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। लगातार हम देखते रहे हैं कि जब से इनका अपॉइंटमेंट किया गया तब से ही बीजेपी यानी अपोजिशन हुकूमत पर हमलावर है। इस सब के बीच में अब आपको दिखाते हैं कि मंत्रिमंडल की 3 सीटों के लिए तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। सुक्खू कैबिनेट का विस्तार होना है, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है।
सीपीएस का मामला और कैबिनेट का विस्तार, ये दोनों ऐसे मामले हैं जिनको लेकर हिमाचल की सियासत गरमाई हुई है। और जिस तरह से दिल्ली में सीएम सुक्खू ने राजीव शुक्ला से मुलाकात की थी, उसके बाद उनका बयान सामने आया था कि जल्द हम करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार। अभी 3 सीट यहां पर खाली है और इसी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है कि सुक्खू कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 3 सीट जो कि खाली है, इसी को लेकर। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रणवीर। आपसे जानना चाहेंगे, 2 अहम सियासी खबरें हैं जो कि आज गर्दिश कर रही हैं हिमाचल को लेकर। पहला तो है सीपीएस के ताल्लुक से, और ये आज की बात नहीं है, जब से अपॉइंटमेंट हुआ है तब से ही बीजेपी इसको लेकर कहीं ना कहीं हमलावर दिखी है। और दूसरी खबर है सुक्खू कैबिनेट के विस्तार की। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। जी हाँ, देखिए सीपीएस को लेकर जो अदालत में, हाईकोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, 19 मई को उसकी सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही ये जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि जो सुक्खू सरकार में 6 सीपीएस हैं वो पहले इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी जो है जानकारी निकल कर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश है सीपीएस को लेकर, और उससे लग यही रहा है कि शायद कोर्ट की तरफ से जो सुक्खू सरकार ने जो सीपीएस बनाने का फैसला किया है उस पर जो है उसके विपरीत फैसला भी आ सकता है। जो तमाम सारे एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि शायद इनकी कुर्सियां बचेंगी नहीं। तो इससे पहले ही कोई फर्जियत ना हो, तो ये जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद ये जो सीपीएस है ये सभी इस्तीफा दे सकते हैं। जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि शायद 15 या 16 तारीख को शायद इस्तीफे हो सकते हैं। लेकिन इस खबर पर मोहर लगती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर जो है सुक्खू सरकार शुरू से ही बैकफुट पर है। भाजपा जिस तरह से हमलावर है, भाजपा ने ही अदालत का दरवाजा खटखटाया है और उप मुख्यमंत्री को लेकर भी इसमें सवाल उठाए हैं कि ऐसा पद हो नहीं सकता। लेकिन दूसरे राज्यों में नजर दौड़ाए तो वहां पर उप मुख्यमंत्री हैं, यूपी में 2-2 हैं, हमारे पड़ोसी राज्य में उप मुख्यमंत्री है, हरियाणा में, बिहार में उप मुख्यमंत्री है। तो यहां पर इंतजार करना होगा इस खबर की पुष्टि का कि कब ये इस्तीफे हो सकते हैं। जबकि ये जो मामला है 19 मई को इस पर जो है सुनवाई होनी है। तो ये देखना होगा कि जो सूत्र बता रहे हैं कि जो सीपीएस है वो इस्तीफा देते हैं या नहीं, या फिर थोड़ा और इंतजार करना होगा, या कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, ये देखना होगा। जो दूसरी बड़ी खबर है कैबिनेट विस्तार को लेकर, ये मुख्यमंत्री ने जिस तरह से खुद ये कहा है कि इस पर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। देखिए 3 जो है पद खाली हैं मंत्रियों के, और दावेदार बहुत ज्यादा है, 6-7 दावेदार है। किसका नंबर लगता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पहला और नाम चल रहा है, जो रेस में सबसे आगे है, वो है घुमारवी से, बिलासपुर जिले से विधायक है राजेश धर्माणी, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। और एक और खबर निकल कर आ रही कि शायद सीपीएस किशोरी लाल को, जो वैद्यनाथ से विधायक है, उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सूत्र तो यह भी बता रहे कि अब सुंदर सिंह ठाकुर का नाम भी इस चर्चा में आ गया कि उनको बनाने की भी कयास जो है लगाया जा रहा है। लेकिन जो अन्य नाम है उनको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। सियासत है, सुधीर शर्मा का नाम है, राघवेंद्र गोमा का नाम है, राजेंद्र राणा का नाम है। तो यहाँ पर देखना होगा कि किसके नाम पर मुहर लगती है। लेकिन फिलहाल यही दावेदार जो है यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन जो ना केवल सियासी समीकरण देखना होगा, राजनीतिक समीकरण देखना होगा, जो 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसको देखकर भी ये मंत्रियों की नियुक्ति होनी है। तो कुल मिलाकर अभी जो घमासान चल रहा है ये देखना होगा कि कितनी जल्दी ये थमता है। खबर तो ये भी थी कि मुख्यमंत्री का जो है आज शिमला वापस आने का कार्यक्रम था, 12:30 बजे उन्होंने दिल्ली से उड़ान भरनी थी, तो यहाँ पर 1 बजे के करीब पहुंचना था। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है। क्या या शायद इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली में रहेंगे या फिर वापस आएंगे। लेकिन रणवीर यहाँ आपसे एक और जानकारी चाहेंगे जिस पर लगातार हम बात भी करते रहे हैं। कांगड़ा की भागीदारी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। क्या इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैबिनेट का जो एक्सपेंशन होगा, उसमें उम्मीद की जा सकती है कांगड़ा की भागीदारी को लेकर?
जी हाँ, देखिए कांगड़ा को जो है मंत्री पद मिलना तय है, ऐसा जो है माना जा रहा है। किसी भी लिहाज से कांगड़ा को दरकिनार किया नहीं जा सकता। हिमाचल का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें वहां से है। 10 विधायक कांग्रेस से वहां से जीत कर आए हैं, 15 में से 10 सीटें कांग्रेस के पास है। अभी फिलहाल एक कैबिनेट मंत्री है चंद्र कुमार के रूप में, और 2 सीपीएस भले बनाए गए हैं, जिसमें आशीष बुटेल का नाम शामिल है, किशोरी लाल का नाम शामिल है। हालांकि कैबिनेट रैंक जो है आरएस बाली को भी दिया गया है, पर्यटन निगम में उन्हें जो है अहम जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन ये तय है कि कांगड़ा को जो है एक मंत्री पद जो है जरूर मिलेगा। वहां पर दावेदारों की बात करें, यादवेंद्र गोमा जयसिंहपुर से आते हैं, धर्मशाला से सुधीर शर्मा है, और संजय रत्न का भी नाम चल रहा है जो ज्वालामुखी से कांग्रेस के विधायक हैं। और नाम जो है, जैसे हमने पहले जिक्र किया, जो वर्तमान सरकार में सीपीएस है किशोरी लाल, उनका भी एक सरप्राइजिंग नाम है। तो देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है। क्या यही चेहरे होंगे, यहाँ पर कोई सरप्राइज कांग्रेस दे सकती है, मुख्यमंत्री चौंका सकता है कि कोई और भी नाम हो सकता है। लेकिन चर्चाएं फिलहाल यही सारे नाम है जो हमने गिनवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, और इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल जो आपने तमाम तर जानकारी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और सीधे आपको लिए चलेंगे Y20 की अहम कॉन्फ्रेंस में, जहां एलजी मनोज सिन्हा भी इस वक्त मौजूद हैं। Secretary Higher Education, J&K Government, Mr. Junaid Azim Mattu, Mayor Srinagar, Shri Sarmad Hafiz, Secretary Youth, Shri Akash Jahaz, Secretary Program and Logistics, Y20 India, Shri Guru Prakash Paswan, Senior Faculty, Patna University, Shri Pankaj Kumar Singh, Director Department of Youth Affairs and Sports, Government of India, distinguished delegates from G20 groups of countries, international and national speakers for today's events, deans of various faculties, heads of departments, directors of research centers and satellite campuses, officers of the university. I can see various officers from our UT administration also. Everybody is welcome and thank you for being us today. Participants of today's programs for various institutions from our own UT of J&K and Ladakh, and other young students from other parts of our country who have joined us, especially our young students from schools, colleges and universities. In fact, this auditorium is always very vibrant and very lively when we see the presence of youth in this hall. I am so happy to see good number of our young students in this hall, not only from our own UT but from other parts of India also. Happy to see all of them over here, and indeed it's a matter of great privilege and honor for me to welcome you all to this historical event, the Youth 20 consultation on climate change and disaster risk reduction, which is being held in the University of Kashmir under the aegis of India's G20 presidency. The august presence of our Honorable Chancellor, Shri Manoj Sinha ji, amongst us in itself speaks of his strong concern and unwavering commitment to the welfare of youth of Jammu and Kashmir. On my personal behalf and on behalf of the university's teaching, non-teaching and student fraternity, I thank you, sir, for kindly consenting to grace this occasion as our chief guest, taking time from your immensely busy schedule. In fact, it's a source of great encouragement, not only to the university but to the youth of our UT. Your presence has highly encouraged us and further strengthens our resolve to hold much more programs of national and international significance under your dynamic leadership. As the Vice Chancellor of the University, I would fail in my duties if I do not express my deep gratitude on this historical occasion to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and Honorable Minister for Youth Affairs and Sports,
Shri Anurag Thakur ji for giving our university an opportunity to be a part of country's G20 presidency. और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो नजर डालेंगे 10 मिनट में 50 खबरों पर।